आज आपको सबसे पहले सुनाऊंगा बादल और 2 बाल्टियों की कहानी। लेकिन उससे पहले इस जोड़ी की वजह से जिंदगी में जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है उस पर एक ताजा अपडेट आपको बता देता हूं। पहले उसे देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने जो तस्वीरें इस वक्त चल रही है स्क्रीन पर, ये राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की तस्वीरें हैं। और क्या आलम किया है बारिश ने आज, ये उसकी पोल खोल रही है। जी हां, दिल्ली और गुरुग्राम के बीच इस वक्त 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम की वजह है बारिश और जबरदस्त बारिश। आज सोमवार है, 2 दिन की छुट्टी के बाद दफ्तर खुले हैं, लोग ऑफ निकले हैं, अब अपने घरों की ओर लौटना चाह रहे हैं। लेकिन पानी भी उसी दौरान बरसा और ऐसा बरसा कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बारिश के पानी में हर व्यक्ति इस वक्त जो गुरुग्राम के रास्ते में है वो फंसा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली हरियाणा में औसत से कितनी ज्यादा बारिश हुई है इसका आलम पता चल रहा है। ये जिसकी वजह से ये जाम की समस्या सामने आई है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपको ये तस्वीर देखिए और सोचिए जो लोग इस जाम में फंसे हैं उनकी क्या स्थिति होगी। न जाने कितने वक्त से फंसे होंगे, कई लोग इमरजेंसी में होंगे, कई लोगों को जल्दी पहुंचना होगा, एयरपोर्ट इसी इलाके में है, बहुत से अस्पताल उस इलाके में हैं। कैसे जो जरूरतमंद लोग हैं वो अपने घरों तक, अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। ऐसा चल रहा है, ऐसा लग रहा है गाड़ियां चल नहीं रही हैं बल्कि थमी हुई हैं, जैसे जिंदगी थम सी गई है। 3 घंटे से जाम लगा है, लोग फंसे हुए हैं और ये नेशनल हाईवे 48 है। बहुत ही दुखद तस्वीर है, ये फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन सच है। लोग हैरान है कि आजकल बादल में इतना पानी आ कहां से रहा है, और वो भी खास तौर पर नॉर्थ वेस्ट से। मतलब भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश के कारण 24 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 24 साल बाद इतना झमाझम और खतरनाक पानी बरसा है। केवल अगस्त के महीने में 265 मिलीलीटर पानी बरस चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली यानी नॉर्थ वेस्ट के ये तमाम राज्य, यहां पर पानी की अति हो गई है। आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें देखिए तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार हम अति बारिश पर खबरों की खबर क्यों ले रहे हैं। यहाँ 3-4 जगह बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। दिल्ली में तो बल्कि पेड़ गिर गए हैं। अब 3 महीने हो रहे हैं बारिश में, तो कुछ नहीं रहा, बहुत डर लगता है रात को भी। अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप। बड़े कवि की लाइनें हैं, समझाने की जरूरत नहीं है।
यानी अति किसी भी चीज की ठीक नहीं है, बारिश ने भी अति कर रखी है। उत्तर पश्चिम भारत में 24 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले 2001 में ऐसा हुआ था। ये रिकॉर्ड कैसे टूटा, इसे समझे कि अगस्त महीने में 101 बार 204.5 मिलीमीटर बारिश हुई है और 621 मरतबा ऐसा हुआ है कि 115.6 मिलीमीटर से 204.5 मिलीमीटर बारिश हुई। यह आंकड़ा 621 का है, याद रखिएगा। और ये तो बात अगस्त की हो गई, अब भविष्य की कर लेते हैं। सितंबर के बारे में भी आपको बता देता हूं। अनुमान है कि पिछले 50 साल में, मतलब 1971 से 2020 के बीच सितंबर महीने में औसत से 9% ज्यादा बारिश इस बार बरसेगी, जिसे तकनीकी भाषा में लॉन्ग पीरियड एवरेज कहते हैं। मतलब मान लें कि सितंबर में अगर 100 लीटर पानी बरसता था तो इस बार 109 लीटर पानी बरसने वाला है। आगे आपको बाल्टी और मग्गे की मदद से बताऊंगा कि कहां कितना ज्यादा पानी बरसा है। लेकिन पहला मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से सुनिए कि आखिरकार इतना पानी बरस क्यों रहा है। हमारी सहयोगी रिपोर्टर जया कौशिक की रिपोर्ट देखते हैं। मानसून ट्रफ होता है। मानसून ट्रफ में एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। नीचे हवाएं वेस्टर्ली होती हैं, ऊपर ईस्टर्ली होती हैं। और जनरली जो उनका नॉर्मल पोजीशन ये होता है कि वो गंगानगर से लेके कलकत्ता की तरफ नॉर्मल पोजीशन होता है। लेकिन जनरली जो वेदर एक्टिविटी होती है वो उसके साउथ में होती है। लेकिन जब ये ट्रफ थोड़ा नॉर्थ में जाता है तो उस समय हिमालयज़ में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल बढ़ती है, स्पेसिफिकली हिमालय में। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले रहा, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मानसून विंड से इंट्रैक्शन हो जाए। इस बारी क्या रहा कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जहाँ था, ये मैं 25-26 की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा एक सर्कुलेशन बना हुआ था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। हवाएं बे ऑफ बंगाल से आ रही थी, अरबियन सी से आ रहा था। ये सारा का सारा जो कन्फ्लुएंस जोन है वो सारा का सारा हमारा जम्मू डिवीज़न में रह गया। उस समय जहाँ बहुत ज़्यादा अनयूजुअल वेदर एक्टिविटी रहा, तो यही मेजर रीज़न रहा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल इस बारी रही। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया इस वक्त बारिश की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित है। और आइए अब आपको बाल्टी और मग्गे की मदद से बताऊंगा कि कहां कितना ज्यादा बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम भारत में 1 जून से 31 अगस्त के बीच आमतौर पर 484.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती थी। मतलब ये समझे कि अगर एक बाल्टी है तो उसमें आधी बाल्टी ही पानी हुआ करता था। लेकिन इस साल 2025 में जून से अगस्त के बीच में ही 614.2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मतलब सामान्य से 26.7% ज्यादा, यानी औसत से 1/4 ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मतलब अगर पहले 3 महीने में आधी बाल्टी पानी बरसता था तो इस बार 2/3 बाल्टी भर चुकी है। और अभी तो सितंबर का सितम शुरू हुआ है, जिसमें लॉन्ग पीरियड एवरेज के हिसाब से 9% और ज्यादा पानी बरसेगा बीते 50 सालों के एवरेज के हिसाब से। यानी बारिश का कहर, बारिश का सितम नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर जारी रहने वाला है। अब आपको पूरे देश का हाल भी बता देता हूं। जून से 31 अगस्त के बीच पूरे देश भर में औसतन 700.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है। लेकिन 2025 में अब तक 743.01 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मतलब ये पूरे भारत की अगर बात की जाए तो औसत से 6.1% ज्यादा है। यानी मॉनसून इस बार शानदार हो रहा है, अबव एवरेज हो रहा है, जो कि आने वाले वक्त में शायद राहत की बात देगा जब खेती की बात आएगी, जब फसलों की बात आएगी। लेकिन फिलहाल तो ये मॉनसून, ये बारिश खतरनाक बना हुआ है। सितंबर महीने में ज्यादा पानी क्यों बरसेगा, इसके बारे में भी मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से जया कौशिक ने बात की है। आइए सुनते हैं। 109% लॉन्ग पीरियड एवरेज से रहने वाला है। जो मेजर हिस्सा है, जैसे आप कह रहे हैं कि नॉर्मल अब नॉर्मल ही रहेगा। जो रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी कमी रहेगी वो ये है कि साउथ पेनिनसुलर इंडिया में जनरली होता ही है कि जब पैटर्न नॉर्मल अबव नॉर्मल रहता है तो साउथ पेनिनसुलर इंडिया या अपर हिमालयाज, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और बाकी पूरे हिस्से में जो रेनफॉल है वो नॉर्मल से अबव नॉर्मल रहने का अनुमान है। और अब आपको बताता हूं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के किस राज्य में कितना अधिक पानी इस बार बरसा है।
अगर प्रदेश को एक बाल्टी मान लें तो अति वर्षा के कारण हर प्रदेश की बाल्टी में कितना ज्यादा पानी है वो भी आप जान लीजिए। जम्मू और कश्मीर में इस बार 73% ज्यादा पानी बरसा है, अब तक 73%। हिमाचल प्रदेश एक और पहाड़ी राज्य, यहां पे 72% ज्यादा पानी बरस चुका है। पंजाब की बाल्टी में भी औसत से 74% अधिक पानी भरा हुआ है। उत्तराखंड की बकेट की बात करूं तो यहां पे 49% ज्यादा बारिश हुई है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली की बाल्टी में भी 33% अधिक पानी इस साल बरस चुका है। यानी तमाम रिकॉर्ड्स बीते कई सालों के टूट गए हैं। नतीजा आपके सामने है और दिल्ली और तो 3 लाख क्यूसेक पानी इस वक्त दिल्ली की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे हथिनी कुंड की बरात से छोड़ा गया है। अब आपको आने वाले कल की भविष्यवाणी भी सुना देते हैं कि आखिर आने वाले कल में आपके शहर में बादल कितना पानी छोड़ने वाले हैं। अभी आप देखिए कि पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल में क्लाउड्स हैं, इसके अलावा पूरा नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में क्लाउड्स हैं। इसका रीज़न क्या है कि अभी एक जहां नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और ज्वाइनिंग म्यांमार एरिया में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, वो आने वाले 24 घंटों में लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, फिर वो वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करेगा। एक तो ये रीज़न है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, वो काफ़ी इंटेंस है और कल भी इस रीजन में नॉर्थ वेस्ट इंडिया आज भी आप काफ़ी क्लाउड्स देख रहे हैं। कल भी काफ़ी ज़्यादा वेदर एक्टिविटी रहा। अगर आप जो वार्निंग में चलेंगे, जो आज का हमारा वार्निंग मैप है, आज के लिए हम हिमाचल और उत्तराखंड के लिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है, क्योंकि सर्कुलेशन है, बे ऑफ बंगाल से हवाएं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें इसके लिए फेवरेबल है। तो इसलिए आज हमने इन दोनों स्टेट्स के लिए रेड अलर्ट दे रखा है। पंजाब और हरियाणा में, जब वेस्ट यूपी में कल भी काफ़ी ज़्यादा वेदर एक्टिविटी रहा, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा। आज भी हमारा अनुमान है कि वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आज भी वहाँ रेड अलर्ट रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आज हमारा हैवी रेनफॉल का ही है, लेकिन कंटिन्यूस वहाँ वेदर एक्टिविटी हो रही है, उसका इम्पैक्ट देखते हुए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। और ये आज भी ऑरेंज है, कल इसमें थोड़ा कमी हो जाएगी, उसके लिए हमने जहाँ ऑरेंज अलर्ट करेंगे, लेकिन हिमाचल में हमारा रेड अलर्ट रहेगा। इसके अलावा जो ये सिस्टम बन रहा है, इसका जैसे ये मूव करेगा, इसका 4 और 5 को स्पेसिफिकली गुजरात रीजन में रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहाँ के लिए अभी से ही हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल प्रेडिक्शन दी है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली के लिए आज हमारा अनुमान है लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का। कल भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि चीज़ें अभी फेवरेबल है, मौसम जा रहा है। परसों से थोड़ा इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन लाइट वेरी लाइट रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है। तो दिल्ली एनसीआर में कल भी जबरदस्त बारिश होगी और गुजरात में भी बारिश का कहर अभी बनेगा, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश और बाढ़ से तबाही के वीडियो लगातार इस बार आए हैं। घर, सड़क, गांव के गांव खत्म हो गए हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि क्षमता से ज्यादा पानी बरस रहा है, तो नदी नाले अपने नेचुरल रास्ते से बाहर निकल रहे हैं, वापस अपने पुराने रास्ते पर लौट रहे हैं। वो नेचुरल रास्ते जिसे इंसान ने अपने लालच और लोभ के चलते या तो पाट दिया था या रास्ता नदी का बदलने की कोशिश की थी। अब नतीजा देखिए कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पूरी तरीके से इस वक्त कहर छाया हुआ है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये आप समझ रहे होंगे। ये सब इसीलिए कि बारिश पानी जो है वो बहुत तेजी से अपना जो बेसिक उसका रूट था उस पर वापस लौटकर आया है। लेकिन अब मैं आपको राजस्थान के चुरू से आई एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। राजस्थान में चुरू एक जिला है। ये अमूमन सूखा रहता है, गर्मी वाला जगह है, लेकिन यहां सरदार शहर के सोनपालसर गांव में अचानक एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। गांव वाले कह रहे हैं कि रहस्यमय तरीके से जमीन धंस गई है। गड्ढे की गहराई 50 फीट है और चिंता की बात तो यह कि गड्ढा लगातार और गहरा होता जा रहा है, लगातार चौड़ा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। इसकी वजह दरअसल यह बारिश ही है। चुरू में सामान्य रूप से 320 मिलीमीटर पानी बरसता है, लेकिन अब तक इस बार 152% ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से ऐसे भौगोलिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसे समझने के लिए हमने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में भूगर्भ विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर से बात की। लाइमस्टोन के अंदर जब हाई रेनफॉल होता है या एलुवियम पे हैवी रेनफॉल होगा
तो बरसात परकोलेट करेगी, बरसात का पानी रिस करके नीचे जाएगा और एल्यूवियल की पोरोसिटी हाई होती है, तो पोरोसिटी हाई होने के कारण पानी की मात्रा जो है सामान्यतः से ज़्यादा बढ़ जाती है। और जहाँ नीचे स्थित कोई रॉक्स है, सोलेबल रॉक्स है, जिसकी कंसनट्रेट अमाउंट किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है, तो उस एरिया में वो रॉक्स हैं वो सोलेबल हो जाएंगी। सोलेबल होने से जिसकी थिकनेस मान लीजिए अगर 50 मीटर है, 40 मीटर है, 30 मीटर है, जितने मीटर की थिकनेस सोलेबल रॉक्स की होती है तो वो डिप्रेस कर जाएगी और वो पानी घुल करके ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जिससे ऊपर की एल्यूवियल रॉक्स जो हैं, जो सेंड से बनी हुई हैं, वो डिप्रेस कर जाएंगे और उनका एक गड्ढा बन जाएगा। बारिश में आने वाले पानी की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो पूरी दुनिया का चेहरा बदल देगा। वैसे भी जब दुनिया में कुछ नहीं था तो चारों ओर जल ही जल था। हिंदी के मशहूर कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी महाकाव्य कामायनी की शुरुआत में लिखा है, ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, इसे कहो जड़ या चेतन। ये तो जल यानी पानी का दर्शन है। अब आपको इसी पानी की रियलिटी भी दिखा देते हैं। दिल्ली और गुरुग्राम में 33% ज्यादा बारिश का असर हुआ है। हमने आपको आंकड़े दिखाए। सड़क पर भीषण जाम लगा हुआ है, तस्वीरें आपने देखी, एक बार फिर से देखिए। और ये एक दिन की बात नहीं है, जब पानी बरसता है शहर पूरी तरह से अपंग हो जाते हैं। गाड़ियां ना बंद होती हैं ना खड़ी होती हैं, खिसकती हैं। गाड़ियों के भीतर एसी चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ईंधन का नुकसान, गाड़ी के इंजन पर असर पड़ता है, इंसान के वक्त का नुकसान होता है, मूड खराब होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, घर में झगड़े होते हैं, आपस में विवाद बढ़ते हैं, पैसे की बर्बादी होती है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा बारिश के कारण शहर जाम हो जाते हैं। और अब बात करते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल मुलाकात की। आज की दूसरी बड़ी खबर, चीन का शहर तियानजिन। आज पूरी दुनिया की नजर इसी पर लगी हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां मौजूद थे। वैसे तो बड़े बड़े विश्लेषण हो रहे हैं। कोई कह रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को संकेत दिया जा रहा है कि वक्त रहते समझ जाओ वरना हम 3 एक हो गए। तो तुम्हारा क्या होगा यह भी समझ लेना चाहिए। कोई कह रहा था कि अमेरिका और चीन, अमेरिका और रूस की लड़ाई में भारत मोहरा बन रहा है। अमेरिका चीन और रूस से जीत नहीं पा रहा तो भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बना रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि सबके दिमाग में केवल और केवल पैसा है। पुतिन रूबल को देख रहे हैं, शी जिनपिंग युआन को देख रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपना रुपया देख रहे हैं। वजह बहुत साफ है, वो क्या है इसे भी समझ लीजिए। भारत कभी भी चीन का नेचुरल अलाय नहीं हो सकता, यानी उसका दोस्त, पक्का दोस्त, गहरा दोस्त नहीं हो सकता। इतिहास इस बात का गवाह रहा है। रूस भारत के लिए चीन का साथ इस वक्त नहीं छोड़ सकता, जबकि रूस भारत का दोस्त है पर उसको आज की तारीख में चीन की आवश्यकता है। चीन भारत के लिए अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, क्योंकि अमेरिका चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत कभी भी अमेरिका से अपने रिश्ते नहीं तोड़ सकता है। आज इस आयोजन की कुछ वीडियो झलकियां देख लेते हैं, फिर आगे की कहानी तफसील से आपको सुनाऊंगा। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा
जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस बैठक में शामिल 3 प्रमुख देशों की हैसियत बहुत बड़ी है। चीन और रूस सीधे अमेरिका की सुपर पावर को चुनौती देते हैं। अमेरिका दुनिया में अपने रिमोट कंट्रोल का पावर दिखा रहा है। ऐसे में इस बैठक में भारत को क्या मिला, 3 वरिष्ठ विशेषज्ञ से आप समझते हैं। प्रधानमंत्री ने अपना जो एड्रेस दिया, बार बार विश्व के किसी भी पटल पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर्स, हम आतंक को लेके बार बार बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि दुनिया को एकजुट होके बिना किसी डबल स्टैंडर्ड्स के, बिना किसी हिपोक्रेसी के, साफ नीयत से, सही मंशा से इसके खिलाफ एक्ट करना है सबको मिलके। और खासकर पहलगाम में जैसे इनोसेंट डेथ्स हुई है रिसेंटली, उसमें जो देश हमारे साथ खड़े हुए हैं, भारत ने उनको थैंक किया है। इसमें यह भी सिग्नल है कि जिन देशों ने हमारे साथ खड़े नहीं हुए इसमें, कि हम उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कब कब कौन हमारे साथ रहता है। बिल्कुल, भारत हमेशा अपना आभार व्यक्त करता है जो देश हमारे साथ खड़े होते हैं आतंक के मुद्दे को लेकर। पर उन देशों को यह भी याद रखना चाहिए कि आतंक केवल भारत को ही परेशान या वो नहीं करता, उन देशों को खुद भी खतरा है आतंक से और खुद भी वो पीड़ित होते हैं आतंक से। तो जब देश भारत के साथ खड़े होते हैं तो वो अपनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पीसफुल नेगोशिएशंस करना मंजूर है। हम दोनों लीडिंग नेशंस हैं, साउथ कंट्रीज़ के सबसे पॉपुलस कंट्रीज़ हैं। हमको मिलके और बाकी देशों के साथ में मिलके डेवलपमेंट करनी है, पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। जब तक बॉर्डर पे पीस और पीसफुल सिचुएशन नहीं बनेंगी और जो हम टेररिज्म के खिलाफ जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा बाकायदा बरकरार रहेगा। जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपस में वार्तालाप करना, सब करना। क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डेवलप करता है आपकी कनेक्टिविटी को, आपको अपॉर्चुनिटी देता है और आप कनेक्टिविटी, SCO उन्होंने एक्रोनिम बड़ा अच्छी तरह बनाया है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जब तक आप इस बात को मानेंगे नहीं, और आपको पता है स्टेटमेंट है, पुरानी कहावत भी है कि स्ट्रॉन्ग फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो जब तक हमारी फेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, लाइंस डिमार्केट नहीं होंगी, लोगों को पता नहीं होगा, तब तक गुड नेबर हम बन नहीं सकते। हालांकि हमें कोऑपरेशन में कोई चिंता नहीं है। अब जॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जॉइंट टूरिज्म, जॉइंट स्पेस, जॉइंट साइबर, जॉइंट फाइटिंग अगेंस्ट क्राइम, अगेंस्ट टेररिज्म, सारा कुछ हमें करना है। बट हमारे बॉर्डर सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। हम दोनों तब टैंगो हो सकता है ड्रैगन और एलिफेंट के बीच में। जो भारत और रूस के संबंध हैं वो हमेशा सुदृढ़ रहे हैं। कहते हैं कि हम हमेशा ये समझते हैं कि रशिया इज़ अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड। मतलब उनकी जो दोस्ती है वो बिल्कुल हर एक, जब भी मौका हुआ है, जब भी कोई भी मुश्किल आई है तो हमेशा उन्होंने भारत का साथ दिया है। और आजकल तो खैर अब पता है कि इतने सालों से यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और उसमें भी प्रेसिडेंट पुतिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी उन्होंने इस पे बात की होगी। शायद आगे चल के इसका कुछ असर पता चलेगा और बायलैटरल अग्रीमेंट, अगर यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने पे कोई बायलैटरल एग्रीमेंट ज़रूर हो सकता है। तो उम्मीद है कि बायलैटरल रिलेशंस भी सुदृढ़ हों और ये जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इस पे भी जो उनकी बातचीत हुई होगी, इसका भी फ़ायदा हम लोग बहुत जल्द देखेंगे। पूरे भारत को पहलगाम याद है, पूरे भारत को ऑपरेशन सिंदूर याद है और दुनिया के किसी बड़े मुल्क में भारत ने इसके बारे में ना बताया हो, ये नहीं हो सकता। और ये सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ से हुआ। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत की ज़मीन का इस्तेमाल कर आतंकवादी हमला किया, पहलगाम में जो कुछ किया, उसके बाद पहला ऐसा मंच था SCO का जहां पर 22 मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे और वहां पर शहबाज शरीफ थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां पर तुर्की के प्रधानमंत्री एर्दोगन थे, वहां पर शी जिनपिंग पूरी ट्रिप को होस्ट कर रहे थे और वहां पर भारत ने पहलगाम हमले का मेंशन SCO के इस डिक्लेरेशन में डलवा दिया। यानी भारत की कूटनीति की बड़ी जीत तियानजिन में लिखी गई है, जिसको कई साल तक याद किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है। मुंबई में सीएसटी से लेकर आजाद मैदान तक आंदोलनकारी दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के दूसरे इलाकों में भी आंदोलनकारी दिखाई दे रहे हैं। 4 दिन से चल रहे इस आंदोलन की तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो आंदोलन पर बदनामी का दाग लगाती है। ऐसी एक तस्वीर आई है सांता क्रूज आगर की, ये बेस्ट बस से, जहां पर कुछ आंदोलनकारियों और एक यात्री के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि आंदोलनकारियों ने यात्री के साथ बस में मारपीट शुरू कर दी। एक बस का शीशा तोड़ दिया गया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामा बढ़ता देख कर्मचारी पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। मौके पर पुलिस भी आई, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ही मारपीट करने वाले लोग फरार हो गए। ऐसे लोग किसी भी आंदोलन को बदनामी करने की वजह बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनोज जरांगे पाटिल की, जो आज से निर्जल आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। हालात बता रहे हैं कि मराठा आरक्षण आंदोलन लंबा खिंच सकता है। कहते हैं रेगिस्तान की रेत 24 घंटे में 25 बार नक्श बदलती है, यानी फिर वैसी ही हो जाती है जैसी थी। लेकिन मराठा आरक्षण की मांग पर अड़े आंदोलनकारी पहुंचे तो मुंबई 4 दिन से अपनी पुरानी रफ्तार हासिल करने का इंतजार कर रही है। ये मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी है। मनोज जरांगे के हजारों समर्थक पिछले 4 दिन से इसी तरह स्टेशन पर ढोल बजाते हैं। स्टेशन पर ही खाना खाते हैं और स्टेशन पर ही सो जाते हैं। सीएसटी के बाहर और बीएमसी दफ्तर के पास की सड़क पर सिर्फ और सिर्फ जरांगे समर्थक ही दिखाई देते हैं। दौड़ती भागती मुंबई का दर्द रुके रुके से ट्रैफिक में दिखाई दे रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई पहुंचने से पहले ही आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया था। वही बात उनके समर्थक भी जोरदार तरीके से दोहरा रहे हैं। देखिए, घर से 4 लोग आएंगे मुंबई में और रास्ता जाम करेंगे। हमारे दादा जब तक बोलते नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। हालात बता रहे हैं कि आंदोलन खींच सकता है और आंदोलन खींचा तो परेशानी सिर्फ मुंबई की नहीं, सरकार की भी बढ़ सकती है। इसके 2 सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल सामने आए हैं। पहला सिग्नल उसी जालना जिले से आया जहां से मनोज जरांगे पाटिल ने अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। मराठा आंदोलन की मांग करने वालों के खिलाफ ओबीसी समाज के लोगों ने जालना में आंदोलन शुरू कर दिया है। और दूसरा सिग्नल मुंबई से आया, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री छगन भुजबल की अध्यक्षता में हुई ओबीसी संगठनों की बैठक में भी जरांगे की मांग के खिलाफ आवाज उठने लगी। हम आपको ओबीसी समाज की तरफ से किए जा रहे मराठा आरक्षण आंदोलन के विरोध की वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले सरकार में मची हलचल का हाल दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अफसरों की बैठक बुलाई। इस बैठक में वो खुद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यानी दोनों डिप्टी सीएम के साथ शामिल हुए। दरअसल मराठों की तरफ से आरक्षण की मांग और ओबीसी समुदाय की तरफ से इसके विरोध ने महाराष्ट्र सरकार को पसोपेश में डाल दिया है। सरकार दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती। विपक्ष अब इस पर चुटकियां ले रहा है। मेरी पहले दिन से मांग है कि ये लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। इतना बड़ा मैंडेट सरकार को मिला है। मेरी बड़ी विनम्रता से मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री से विनती है कि आप चर्चा करवाइए, अर्जेंटली निर्णय लीजिए। और अगर सबका साथ है तो इन्हीं का लाइन है ना, सबका साथ सबका विकास, कि आप सबको बुलाइए। और देखिए, इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला, असेंबली बुलाइए और ले लीजिए निर्णय। हमें लगा देश के गृह मंत्री इतने पावरफुल नेता है, इतने शक्तिमान नेता है, जो कश्मीर का
कश्मीर की समस्या सॉल्व कर सकते हैं, जो 370 हटा सकते हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, जो पार्टियां तोड़ सकते हैं, जो सरकारें गिरा सकते हैं, जो विधायक और सांसद खरीद सकते हैं, वो कल जाकर मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे पाटिल से बातचीत करेंगे और कोई हल निकालेंगे। लेकिन देश के गृह मंत्री ने कुछ किया नहीं। इतना ही किया, जो उनके इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे थे बीजेपी के, उनको इतना ही कहा कि मुंबई का अगला मेयर ये बीजेपी का होना चाहिए। सत्ता की सियासी घेराबंदी और बात है और मराठा आरक्षण मुद्दे का हल निकालना और बात, वरना 2018 में कोशिश तो देवेंद्र फडणवीस ने भी की थी और 2014 में कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान ने भी की थी, लेकिन दोनों के फैसले अदालतों में ढेर हो गए और मामला जहां का तहां एक बार फिर पहुंच गया है। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर 3 स्थितियां इस वक्त सामने हैं। मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों के तेवर कड़े हैं, वो झुकने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार अलग अलग बैठकें कर रही है और विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सवाल है मराठा आरक्षण की मांग में आखिर ऐसा कौन सा पेच फंसा है कि यह मामला अब तक अटका हुआ है। ये बात समझने के लिए मराठों का इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार जिस समाधान की तलाश वर्तमान में की जा रही होती है उसकी जड़ें इतिहास में छिपी होती है। इसीलिए हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मराठा कौन है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा की पहचान कभी योद्धा के तौर पर रही थी, कभी शासक के तौर पर तो कभी किसान के तौर पर। भाषा के स्तर पर महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी कहा गया है। मुगलों से पहले के इस्लामिक शासन में मराठे सेना में शामिल होते थे, उनके पास जागीरें भी होती थी, लेकिन उस दौर में इन्हें जातीय समूह के तौर पर पहचान नहीं मिली थी। इनमें क्षत्रिय समाज के लोग भी शामिल थे और खेती बाड़ी करने वाले कुणबी समाज के लोग भी थे। 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं को मजबूत पहचान और राजनीतिक शक्ति दी। 1818 में अंग्रेजों से मराठों की हार हुई तो स्थितियां बदली और क्षत्रिय और कुणबी का भेद भी मिटने लगा। इसके बाद धीरे धीरे मराठा को जाति के तौर पर पहचाना जाने लगा। बाद के दिनों में इन लोगों ने खुद को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा महसूस किया। इसके बाद आरक्षण की मांग उठने लगी और ये मांग कोई आज की नहीं है, करीब 45 साल पुरानी है। इतने बरस में इस मांग को लेकर आंदोलन भी कई हुए। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आवाजें भी उठती रहीं। इन आंदोलनों के सिलसिले की शुरुआत हुई 1980 के दशक में। 1982 में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मथाड़ी मजदूर संघ के नेता अन्ना साहेब पाटिल ने मुंबई में बड़ा प्रदर्शन किया। मांग पूरी न होने पर अन्ना साहेब पाटिल ने उस समय की कांग्रेस सरकार को आत्महत्या करने की धमकी दी, लेकिन मुख्यमंत्री बाबा साहब भोसले ने पाटिल की मांगे ठुकरा दी। नतीजा यह हुआ कि अन्ना साहेब पाटिल ने गोली मारकर वाकई में आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या मराठा आरक्षण आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, लेकिन उसके बाद के ज्यादातर आंदोलन का कोई बड़ा असर नहीं दिखा। लेकिन इसके 22 साल बाद एक और बड़ी घटना घटती है। 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने खेती बाड़ी करने वाले कुणबी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में जगह दे दी, यानी कुणबी समाज को आरक्षण का लाभ मिल गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ जो आज तक चला आ रहा है। मराठा समाज ने अपने लिए आरक्षण की मांग तेज की है। 2014 में मराठा आरक्षण के लिए पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया। पृथ्वीराज चौहान की अगुवाई वाली कांग्रेस एनसीपी सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दे भी दिया, लेकिन इस अध्यादेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और सरकार कोर्ट में हार गई, यानी आरक्षण पर रोक लग गई। 2014 में देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनते हैं। वो इस रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन वहां से उनको भी कोई राहत नहीं मिलती है। इसके खिलाफ मराठा समाज लामबंद हो रहा था। 2016 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपर्डी में गैंगरेप के बाद मराठा समाज की एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। इसके बाद मराठा समुदाय में जबरदस्त आक्रोश फैला। मराठा समाज के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में साइलेंट मार्च निकालना शुरू किया।
इन मोर्चों में कोई नारेबाजी नहीं होती थी, लेकिन इनका असर बहुत ज्यादा हुआ। पूरा मराठा समाज एक तरीके से एकजुट होता दिखाई दिया। 2018 में फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SEBC की कैटेगरी में डालकर 16% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की आरक्षण सीमा का हवाला देते हुए इस कानून को भी रद्द कर दिया। इसके बाद 2023 में मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समाज को कुणबी यानी OBC कैटेगरी में आरक्षण देने की मांग को लेकर जालना में भूख हड़ताल शुरू कर दी। क्योंकि OBC का कैटेगरी अलग थी, उनको रिजर्वेशन मिलता था। OBC में अगर शामिल कर लिए जाएंगे मराठा तो उसको कैंसिल करना किसी भी कोर्ट के लिए आसान नहीं होता। फरवरी 2024 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया। लेकिन जरांगे का कहना है कि 10% का यह आरक्षण कानूनी रूप से टिक नहीं पाएगा, इसीलिए वो मराठा समाज को कुणबी यानी OBC में शामिल कर आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन OBC समाज इसका विरोध कर रहा है। महाराष्ट्र में OBC के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले छगन भुजबल साहब हैं। वह इस सरकार में मंत्री भी हैं इस वक्त। आज इस मुद्दे पर OBC संगठनों के साथ बड़ी बैठक भुजबल साहब ने की है और इस बैठक के बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि OBC कोटे से कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमने आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, उप मुख्यमंत्री, उनसे भी दरख्वास्त की कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर अन्याय न होगा। आप और किसको क्या देते हैं, हम इसके बीच में नहीं आना चाहते हैं। हमारे इसमें जो गैर कानूनी ढंग से जो है कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे भी हम 250 से जब महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब, अब 374 है। इसका मतलब इतने सारे लोगों को हमने लिया ना, मगर वो वाजिब था, कानूनी था। वो उसकी छानबीन करके फिर जब कहा गया आयोग ने कि इनको लेना चाहिए, हमने लिया, हमने विरोध नहीं किया। विरोध इनको किया है 4 आयोग और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने। हम क्या करें? तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि भाई हम लोगों के ऊपर अन्याय ना हो, नहीं तो हमारे OBC भी जो है अलग घटक जो है वो कोई भी उपोषण कर रहा है, जो मोर्चे निकाल रहे हैं, और हम भी अभी उसी भी रास्ते पे जो है बिल्कुल शांति के साथ हम अपना विरोध जो है गवर्नमेंट और लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। आज से हमने सबको बता दिया है कि सब लोग गांव में, तहसील में या जिले में जिनको उपोषण करना उपोषण करो, हड़ताल भूख हड़ताल करना करो। छगन भुजबल महाराष्ट्र में OBC समाज के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। इस वक्त फडणवीस सरकार में मंत्री भी हैं। इसके बावजूद वो अपनी सरकार से खुलकर कह रहे हैं कि अगर मराठा समाज को OBC समाज में शामिल करके आरक्षण दिया गया तो ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो उग्र आंदोलन की धमकी भी दे रहे हैं। यानी सरकार के लिए डबल मुसीबत है, मराठाओं का आंदोलन चल रहा है और OBC भी आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। भुजबल की इस धमकी और सरकार के पसोपेश की वजह भी आपको जरूर समझनी चाहिए। महाराष्ट्र में OBC की आबादी करीब 38% है और जैसा कि खुद अभी आपने सुना, छगन भुजबल बोल रहे थे कि 250 जातियां थीं जो बढ़कर अब 304 हो गई हैं। यानी इतनी जातियों को OBC के तहत शामिल किया गया है। मराठा समाज, ये तो बात OBC की होगी, अगर मैं मराठा समाज की बात करूं तो उनकी आबादी महाराष्ट्र में करीब 33% की है। यानी अगर मराठा समाज को भी OBC कैटेगरी से आरक्षण दिया गया तो अभी जो लोग OBC समाज में रहकर आरक्षण का फायदा उठाते हैं उनका वो हिस्सा कम हो जाएगा। यानी एक रोटी के कई हिस्से हो रहे हैं, उनमें एक और व्यक्ति आ जाएगा तो आप मान सकते हैं उनके हिस्से की रोटी उनको कम खाने को मिलेगी। इसीलिए OBC कतई नहीं चाहते कि मराठाओं को OBC में शामिल कर आरक्षण दिया जाए।